हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के सेशन में हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, जिसकी मैक्सिमम चांसेस है कि आपके जीपीए 24 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, Which of the following is not a cell found in the connective tissue? तो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल ना है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे बात करें आपका ब्लड, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या फ्लो है हमारे बॉडी में? ब्लड फ्लो है। तो ब्लड भी किसका एग्जाम्पल है? आपका कनेक्टिव टिश्यू का। हमारे पूरे बॉडी को स्टेबल बना के किसने रखा हुआ है? बोन ने रखा हुआ है। तो बोन भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो रहा है, वैसे इसी के पैरेलल हमारे बॉडी में लिम्फ फ्लो रहा है। तो लिम्फ भी किसका एग्जांपल होता है? आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है। जो हमारे फैट सेल होते हैं जिसको एडिपोसाइट बोलते हैं, ये क्या है? एडिपोसाइट। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? फैट सेल। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारे स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है। ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बात करते हैं आपका कोन्ड्रोब्लास्ट। कोन्ड्रोब्लास्ट से आगे चल के क्या बनेगा? कोन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या बनाता है? आपका कार्टिलेज बनाएगा। ये क्या बनाएगा? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी किसका एग्जांपल होता है? आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है। ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल। और इससे क्या बनेगा? इससे आपका बोन बनेगा। और अभी तो हमने देखा ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज, बोन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। और ये जो केराटिनोसाइड है, जिससे आगे चल के केराटिन प्रोटीन बनेगा। केराटिन प्रोटीन, और ये प्रेजेंट होता है स्किन में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका स्किन में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल नहीं है। तो इसका सी करेक्ट आंसर आएगा। बाकी एडिपोसाइड, कोन्ड्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और स्पेशली आपको जहां पर भी एक्सेप्ट वर्ड या फिर नॉट वर्ड आए, यहां पर आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 3 ऐसे एग्जांपल थे जो कनेक्टिव टिश्यू का, और एक आपका ऑप्शन था जो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल नहीं था। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, देखिए, द मेजर रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो देखिए, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या आपका? पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्राइब द इंफॉर्मेशन इन द डीएनए। तो डीएनए वगैरह तो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये तो नहीं होगा। प्रोड्यूस एटीपी, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होता है? आपका एटीपी के फॉर्म में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का देखने को आपको मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए, यहीं पर ही आपका क्रेब साइकिल भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब साइकिल, जिससे हमारे बॉडी को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मेड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड एसेसरी ऑर्गन। बिल्कुल करेक्ट है। एलिमेंट्री कैनल बोलो या इसी को क्या बोल सकते हैं? जीआईटी। और एसेसरी ऑर्गन्स कहने का मतलब है लाइक आपका स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि स्लाइवा बनाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होता है, ये स्लाइवा बनाएगा। लीवर है, पेंक्रियास है, तो ये सब आपके एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यदि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का। और मेन आपका ट्रैक क्या है? जीआईटी, जो माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ हो गया, इसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गया हमारा जीआई। सेकंड देखिए, माउथ इज द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। माउथ आपका जीआईटी का पार्ट होता है, और जीआईटी आपका मेन ऑर्गन में आएगा यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड आर द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये भी गलत है। कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो आपका एसेसरी ऑर्गन्स में इंक्लूड होगा, ना कि प्राइमरी में।
तो इसका करेक्ट क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो बी और सी इनकरेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है आपका। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और बी और सी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो बी और सी के साथ आपका आंसर जाएगा। एक बार देख लीजिए, ये देखिए प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब हमारी जीआईटी की बात हो रही है, क्योंकि जीआईटी में क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ, इसोफेगस, माउथ, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, देन आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका जीआईटी का पार्ट होता है जो लगभग 9 मीटर यहाँ से लेकर एनस तक का यदि हम लेंथ बात करें तो लगभग ये 9 मीटर का होता है, जो कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये जो ऑर्गन्स हैं आपके, ये क्या होते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बात करें आपका टंग होता है और टीथ, टंग ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। टीथ का काम होता है मास्टिकेशन, चबाने का काम करता है, आपका चीविंग करने का काम करता है। टंग भी हेल्प करता है, हमारे जो टंग है इसी से अपने को टेस्ट पता चलता है। देन स्लाइवा ग्लैंड स्लाइवा रिलीज करता है। नेक्स्ट आपका पेंक्रियास जो कि पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा और गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा आपका बाइल जूस को। तो ये आपके एसेसरी हैं जो आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेन इन द रॉड्स टाइप ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल इज द डेरिवेटिव ऑफ। ये क्वेश्चन आपके सेंसरी ऑर्गन से पूछा गया है और स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए ये हमारा रेटिना है, रेटिना प्रेजेंट होता है हमारे आई में, और ये इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं। एक इसमें रॉड सेल है, रॉड के जैसे दिखाई देता है तो इसको हम लोग रॉड सेल बोलते हैं, और एक होता है इसमें कोन सेल। कोन सेल जो होता है वो कोन के जैसे दिखाई देता है, तो इनको हम बोलते हैं कोन सेल। तो रेटिना पे क्या है, इसी रेटिना पे इमेज बनता है। आप मेरे को देख रहे होगे तो मेरा इमेज आपके आई के कहां पर बन रहा होगा, रेटिना पे ही बनता है। यहाँ पर रॉड सेल और एक आपका कोन सेल है। तो रॉड सेल से याद रखेगा, ये रॉड सेल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, रोडोप्सिन पिगमेंट। रोडोप्सिन पिगमेंट इंपॉर्टेंट होता है रॉड सेल की एक्टिविटी के लिए। और ये रोडोप्सिन पिगमेंट बनेगा कैसे, इसके लिए जरूरी है आपका विटामिन ए। विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है रोडोप्सिन पिगमेंट को बनने के लिए, और रोडोप्सिन पिगमेंट इंपॉर्टेंट होता है रॉड सेल के लिए। कौन सेल के लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आयोडोप्सिन पिगमेंट। इसके लिए क्या चाहिए, आयोडोप्सिन पिगमेंट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रॉड सेल का रिलेशन किसके साथ है, आपका रोडोप्सिन पिगमेंट। तो आर से आप इनको कोरिलेट कर लेना, और रोडोप्सिन पिगमेंट चाहिए विटामिन ए। और यदि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रॉड सेल का काम क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नाइट टाइम पे क्या दिखाई देगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट ही तो दिखाई देता है। नाइट टाइम में क्या आपको दिखाई देगा, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, जहां पर लाइट ना रहे। क्लियर। तो वहां पर आपको याद रखना है विटामिन ए का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और डे टाइम पर किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोन सेल का। जो डे टाइम पे जहां पर हायर लाइट एरिया है, बहुत ज्यादा जहां पर लाइट है, तो समझ लेना वहां पर आपका कोन सेल काम कर रहा है। जहां पर डिम लाइट है, जहां पर लाइट कम है, वहां पर आपका रॉड सेल काम करता है। क्लियर। और रेटिना पे आपका इमेज बनता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड फाउंड इन द इंटीग्यूमेंट सिस्टम। इंटीग्यूमेंट करने का मतलब होता है ये आपका स्किन से रिलेटेड होता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम लोग आपके स्किन की स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका स्यूडोरीपेरस जो ग्लैंड होता है, इसी को हम लोग स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसके दूसरी का दूसरा नाम क्या होता है आपका स्वेट ग्लैंड, जो कि आपका स्वेट बनाएगा, तो ये भी तो आपका स्किन से रिलेटेड होगा। मेमरी ग्लैंड हो गया आपका, और आपका सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड क्या बनाएगा, आपका सीबम बनाएगा, जो कि ऑयली लाइक सब्सटेंसेस होता है। ये तीनों ग्लैंड कहां पर होंगे, आपके स्किन से रिलेटेड है। और ऑप्शन सी जो होता है पिनियल ग्लैंड, जो कि आपका मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। ये जो आपका पिनियल ग्लैंड है, ये आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा, जो हमारे सोने का, जगने का, अवेक साइकिल, स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसको हम लोग सर्काडियम रिदम भी बोलते हैं। तो सर्काडियम रीजन या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पिनियल ग्लैंड। तो ये आपके हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। और मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से अपने को नींद आता है। यदि हमारा पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा
तब फिर अपने को नींद आएगा। ठीक है, तो जो स्लीपिंग वाली जो फीलिंग आती है आपको, वो पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने की वजह से होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है आपका मेलानिन पिगमेंट, एक जो होता है मेलानिन पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट का काम होता है ये स्किन के कलर को डिसाइड करेगा। तो ये एक पिगमेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसको याद रखना। मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करेगा। जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा स्किन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक, कम होगा तो गोरा हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज बन जाएगा। और मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि पिनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। क्लियर हो गया। देखो स्वेट ग्लैंड बोला जाता है आपका सीडोरीफेरस ग्लैंड को, और इसका काम क्या होता है, ये स्वेट बनाने का काम करता है। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में आपका स्किन, हेयर, ये सारी चीजें आएंगी, नेल भी इंक्लूड होता है। और पिनियल ग्लैंड आपका स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज करेक्ट। ये आपका स्किन से क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है आपके स्किन का सबसे सुपरफिशियली जो लेयर होता है, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है? सेकंड नंबर आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। ये आपका इट कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल, सबसे सुपरफिशियल लेयर होता है और इसमें डेड सेल इसमें कंटेन होगा। क्लियर हो गया। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में चीजों को और समझते हैं। ये आपका स्किन है, स्किन में आपके बेसिकली आपके एक तो एपिडर्मिस आउटर लेयर, उसके बाद डर्मिस और उसके बाद हाइपोडर्मिस, तो इस तरीके के लेयर देखने को मिलते हैं। और स्पेशली हम लोग बात करें आपका एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के भी बेसिकली 5 लेयर्स होते हैं। इसका जो सबसे आउटर लेयर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल या फिर जर्मिनेटिव लेयर बोल सकते हैं। तो यदि हम लोग आपका टॉप टू बॉटम जाएं तो सबसे टॉप में कौन आएगा, आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम आपका इट कंटेन डेड सेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें मोस्टली आपका केराटिन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन लिविंग मतलब डेड कैटेगरी में आएगा, और एक केराटिनाइज सेल होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ द एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल कहने का मतलब होता है जो चीजें आपके बिल्कुल सेंटर पे हैं, जो बोन्स हमारे सेंटर पे हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और हमारे दोनों हैंड को किस में हम लोग इंक्लूड करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए डेल्टाइड जो होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डेल्टाइड मसल होता है आपका। इथमॉइड हो गया, स्फिनॉइड हो गया और हाइड हो गया। यहाँ पर होता है हाइड बोन जो टंग को सपोर्ट करने का काम करता है, स्फिनॉइड बोन। यहाँ पर है आपका स्फिनॉइड बोन, और एथमॉइड बोन आपका यहाँ पर है। तो ये सब आपके स्कल में प्रेजेंट होते हैं, और स्कल किस में इंक्लूड होता है, आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो डेल्टाइड इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर आप चीजों को देख पा रहे होंगे, एक्सियल में आपका स्कल वाला पार्ट, रिब्स वाला पार्ट इंक्लूड होगा, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आपके अपर लिम्स मतलब हैंड, लोअर लिम्स मतलब आपके लेग, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा लॉन्ग बोन नहीं है। ह्यूमरस, ये हो गया आपका ह्यूमरस जो कि आपका लॉन्ग बोन है, बिल्कुल सही है आपका। टिबिया एंड फिबुला, तो टिबिया और जो फिबुला होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके पैरों में प्रेजेंट होता है, टिबिया एंड फिबुला। तो ये आपका लॉन्ग बोन का एग्जांपल आता है। कार्पल, यहाँ पर होता है कार्पल जो कि स्मॉलेस्ट बोन की कैटेगरी में आएगा। तो इसका सी का करेक्ट आंसर होने वाला है। कार्पल जो होता है ये आपका रिस्ट बोन है, यहाँ पर टोटल आपके 8 बोन है, स्मॉल स्मॉल बोन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉल बोन का, क्योंकि लॉन्ग बोन तो आपका ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, और इन सब में यदि कंपेयर करें तो कार्पल का साइज सबसे छोटा होने वाला है। क्लियर। तो ये स्मॉल बोन की कैटेगरी में आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं आप लोग ये कार्पल है, और मेटाकार्पल भी इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा लॉन्ग है। क्लियर। मेटाकार्पल ये है, इसको मेटाकार्पल, ये आपका फेलेंजियस होता है। नेक्स्ट, इन विच स्ट्रक्चर आर ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट फाउंड। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, और ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल। याद रखिएगा, बोन फॉर्मिंग सेल किसको बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, और बोन क्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग सेल। तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल ओस्टियोक्लास्ट का, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपका पेरियोस्टियम।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पेरियोस्टियम। जैसे ये हमारा बोन है, इस बोन का जो अपर लेयर होता है, इसका जो आउटर लेयर होता है, ये का जो आउटर लेयर होगा इसी को बोलते हैं पेरियोस्टियम, और यहीं पर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। या इसको बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल भी बोला जाता है ओस्टियोक्लास्ट को, और बोन फॉर्मिंग सेल बोला जाता है ओस्टियोब्लास्ट को। ये दोनों आपके पेरियोस्टियम में प्रेजेंट होंगे, जो कि आउटर लेयर होता है या बोल सकते हैं बोन का कवरिंग होता है पेरियोस्टियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सेक एंड इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये हमारा चेस्ट को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अब देखिए प्लूरल कैविटी की बात कर रहा है, तो प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल कैविटी में हमारा लंग्स प्रेजेंट है, और इस लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, और ये हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर रीजन पे, और उस रीजन का नाम क्या है, मीडियास्टिनम। क्लियर हो गया, जहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम, और यही आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है थोरेसिक कैविटी का। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट राइट में आपका लंग्स, और इस लंग्स के सेंटर पे प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम, एक स्पेस का नाम है, और इस स्पेस में ही प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट जो है। क्लियर हो गया, तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका मीडियास्टिनम बिल्कुल सेंटर वाले रीजन को बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ये ज्यादातर हार्ट का जो मेजर पोर्शन है वो आपके लेफ्ट साइड प्रेजेंट। हमारा हार्ट का लगभग 60 to 70% लेफ्ट में है, और आपका 20 से 30% आपका राइट साइड है। तो मेजर पोर्शन हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है, तो हम नॉर्मली बोल देते हैं, जनरली हम बोल देते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। वैसे देखा जाए तो ना तो पूरी तरीके से लेफ्ट साइड में है, ना तो राइट साइड में है, ये बिल्कुल मीडियास्टिनम रीजन पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग ऑफ मसल टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपका मसल से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। देखिए एक एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। आपका सबसे पहले बोन का भी क्वेश्चन था, इससे पहले हमने देखा आपका कनेक्टिव टिश्यू का भी क्वेश्चन था, एक सेल का क्वेश्चन था, और यहाँ पर आप इससे पहले हमने रेटिना वाला आई वाला क्वेश्चन देखा था, मतलब सेंसरी ऑर्गन। इससे पहले हमने स्किन का क्वेश्चन देखा था, और नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मसल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो पूरे टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उन हिसाब से आपका क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। देखिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। स्केलेटल मसल जो होता है वो आपका स्ट्रेटेड होता है और वॉलंटरी नेचर का होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्केलेटल मसल जैसे हमारा हैंड है, हैंड किससे मिलकर बना हुआ है, स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ है, और इसका नेचर क्या होता है, वॉलंटरी नेचर का होता है। हमारे कंट्रोल पे देखिए अप डाउन कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से, मतलब ये मेरे कंट्रोल पे है। स्ट्रेटेड का मतलब होता है स्ट्रिप। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें इस तरीके से स्ट्रिप नजर आएगा, ठीक है, ऐसा करके स्ट्रिप, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं, स्मूथ मसल होता है, विसरल होता है और इनवॉलंटरी एक्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। स्मूथ मसल जैसे बात करें तो हमारा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में ब्लड अपने हिसाब से फ्लो हो रहा है, अपने हिसाब से ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल सही है, इनवॉलंटरी नेचर का होता है। हमारा ये जो ब्रोंकियल ट्रैक्ट है, इसमें अपने हिसाब से ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, अपने हिसाब से ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। हमारा ये जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, तो ये जो जीआईटी है ये अपने हिसाब से फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका नेचर क्या है, इनवॉलंटरी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कार्डियक है, तो कार्डियक में स्ट्रेटेड होता है, बिल्कुल सही है कि कार्डियक में आपके स्ट्रेटेड मसल होता है, बट ने क्या लिख दिया हुआ है, वॉलंटरी, ये गलत। हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट अपने हिसाब से धड़कता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होता है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, इनवॉलंटरी नेचर का होता है। इनवॉलंटरी कहने का मतलब है हमारे कंट्रोल पे नहीं है, ठीक है। जैसे हम गुस्सा करेंगे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जैसे हम रेस्ट करेंगे हमारा हार्ट नॉर्मल होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल इन्वॉल्व, तो क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यदि हम लोग इसका लोकेशन की बात करें, क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल, तो ये जैसे हम देखें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। जीआईटी से जीआईटी में आ जाओ आप, स्मॉल इंटेस्टाइन,
और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, आपका विलाई प्रेजेंट होता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका विलाई है। तो दो विलाई के बीच का जो डिस्टेंस ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन किसको बोलते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई का काम क्या होता है, ये आपका सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो फिर फूड का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पे, और यहीं पर ही प्रेजेंट होता है आपका क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, जिनका काम होता है आपका सिक्रेशन ऑफ द सक्सेस एंट्रिकस। इसका मतलब होता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस को ही बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम होता है आपका सक्सेस एंट्रिकस। क्लियर हो गया, या इसको सिंपल से लिखता है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टिनल जूस, जो कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेशली विलाई वाले पार्ट पे प्रेजेंट। क्लियर, तो ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन ये आपका क्या है, विलाई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन सीक्रेटेड इंटेस्टिनल जूस, और इंटेस्टिनल जूस को ही बोलते हैं आपका एंट्रिकस, सक्सेस एंट्रिकस बोला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, बिल्कुल जीआईटी से जो हमारा जो जीआईटी की मोटिलिटी होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। सेगमेंटेशन एंड मास्टिकेशन, मास्टिकेशन मतलब चिविंग करना, चबाना खाना को, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली में मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये आपका केमिकल प्रोसेस होता है। हाइड्रोलिसिस जो कराना है ये प्रोसेस आपका क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ना कि मैकेनिकल प्रोसेस। क्लियर हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट मतलब जीआईटी की मोटिलिटी हो गया, सेगमेंटेशन मतलब उसको ब्रेक करना स्मॉल पार्टिकल्स में, और मास्टिकेशन करना मतलब लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स बनाना। तो ये सब काम क्या होता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन में इंक्लूड होगा, हाइड्रोलिसिस आपका केमिकल प्रोसेस होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइल एंड द पैंक्रियाटिक जूस। बाइल कहां से रिलीज होगा, बाइल आपका रिलीज होगा लीवर से, बाइल जूस रिलीज होता है लीवर। बाइल जूस का सिक्रेशन कहां से होता है, हमारा लीवर करेगा। पैंक्रियाटिक जूस का रिलीज होता है पैंक्रियास से। तो ये जो आपका कोलसिस्टोकाइनिन है, जिसको हम लोग सीसीके वो ही बोलते हैं, ये हार्मोन रिलीज होता है आपके डियोडिनम वाले पार्ट, हमारे जीआईटी के डियोडिनम वाले पार्ट से रिलीज होता है कोलसिस्टोकाइनिन, और यही स्टिमुलेट करता है लीवर को बाइल जूस बनाने के लिए और पैंक्रियास को पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कराने के लिए। क्लियर हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जैसे ही हमारा फूड मटेरियल इस स्टोमक से आपका इस डियोडिनम वाला पार्ट में आएगा, जैसे हमारा फूड मटेरियल है, लीवर क्या सीक्रेट करेगा, लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस, और लेफ्ट साइड से आपका पैंक्रियास जो है ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। तो यहाँ पर स्टिमुलेट कौन करेगा, कोलसिस्टोकाइनिन। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जिसको हम लोग सीसीके भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो 20 ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक हार्मोन है जो कि डियोडिनम से रिलीज होता है, जो पैंक्रियास को पैंक्रियाटिक जूस और लीवर को बाइल जूस रिलीज करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, फ्रॉम वेयर आर द एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेम ही बता रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का काम क्या होता होगा, ये यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। नेम ही बता रहा है कि डायरोसिस प्रोसेस को डिक्रीज करेगा। एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज, तो कहां से रिलीज होता है, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के दूसरा नाम क्या, इसको वेसोप्रोसिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बस दो ही हार्मोन्स याद रखना है, एक आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ताकि बच्चे का डिलीवरी प्रॉपरली हो पाए। और बात करें एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रोसिन हार्मोन बोलते हैं, ये हमारे यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि
वाटर का ज्यादा लॉस ना हो पाए हमारे बॉडी। और यदि इसी की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, तो डायबिटीज इंसिपिटस की प्रॉब्लम होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि आपका ब्रेन का पार्ट होता है, और यही जो हाइपोथैलेमस है ये आपका एक लिंक की तरह काम करता है। ये नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन सिस्टम की बात करें और आपका हार्मोनल सिस्टम, इन दोनों के बीच एक लिंक का काम करता है। हार्मोनल, इन दोनों के बीच का कंट्रोलिंग सिस्टम किसके हाथ में होता है? हाइपोथैलेमस। और इसी को बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये ब्रेन और ग्लैंड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है आपका हार्मोन। तो हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो आपका हाइपोथैलेमस। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन रिलीज करेगा, तो इन दोनों के बीच इंटीग्रेट करने का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन ये दोनों हार्मोन्स आपके पैंक्रियास से रिलीज होते हैं। और यदि हम इनके फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना, और ग्लूकागॉन का काम होता है कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। जैसे किसी के बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो गया है तो ग्लूकागॉन का काम होता है कि ये शुगर लेवल को अप करेगा, हाई करेगा। और यदि किसी के बॉडी में शुगर लेवल हाई है तो उसको नॉर्मल लेवल तक लाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है और ग्लूकागॉन पैंक्रियास के अल्फा सेल से रिलीज होता है। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? ग्लूकागॉन राइजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ तक की तो चीजें सही लिखा हुआ है। यहाँ पर वाला स्टेटमेंट सही है कि ग्लूकागॉन राइजेस द ब्लड शुगर लेवल, लेकिन इनहिबिट नहीं करता। यदि ये आपका क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। यदि यहाँ पर स्टिमुलेट वर्ड होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट की बात कर दिया। नेक्स्ट देखिए ग्लूकागॉन लोअर, ये पहले ही गलत हो गया। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इंसुलिन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, पहले ही गलत हो गया। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए इंसुलिन लोअर द ब्लड ग्लूकोज, और यही तो एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और ये आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है ताकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ना बन पाए। क्लियर? तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नेम इज द कंडीशन वेयर द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट इन द ब्लड। ब्लड में यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। यदि इनका लेवल ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसको कौन सा टर्म यूज करेंगे इसके लिए? इनके लिए होता है यूरीमिया। इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? आपका यूरीमिया इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरीमिया। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए यूरीमिया का मतलब होता है जब यूरिया या फिर अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड में एक्यूमुलेट होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ द मिडिल ईयर, अब आपके ईयर से क्वेश्चन आ रहा है कि मिडिल ईयर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। चलिए इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अब इसका काम क्या होता है? तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है ये आपका डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये क्या करता है? साउंड वेव को कहां से ट्रांसफर करेगा? साउंड वेव या फिर बोल सकते हैं एयर को ये ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे ये हमारा हो गया आउटर, ये आपका हो गया एक्सटर्नल ईयर, ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद जो सिग्नल जाता है आपका ये वाला हो गया आपका मिडिल ईयर, जहां पर 3 बोन होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और फिर इसके बाद फिर आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोक्लिया। कोक्लिया, तो ये वाला जो पार्ट है
इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। ये वाला पार्ट हो गया आपका इनर ईयर का पार्ट हो गया। ये जो मेलियस इनकस स्टेपिस है, ये जो बोन है, ईयर बोन जिनको बोलते हैं, ये आपका मिडिल वाला पार्ट हो गया, मिडिल ईयर का। और ये हमारा जो पिन्ना है, इसको पिन्ना बोलते हैं, ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। और यहाँ पर हो गया आपका कान का पर्दा, जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। यहाँ तक का हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। तो जो आपका एयर है, ईयर की बात कर रहे हैं ना, एयर या बोल सकते हैं साउंड वेव, जो आप सुन रहे हैं, ये जो साउंड वेव है ये ट्रांसफर होता है कहां से, आउटर ईयर टू द फ्लूइड फील्ड। और यहाँ पर फ्लूइड फील्ड होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका इंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ ये सब आपके फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं आपके इनर में। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो साउंड वेव है ये आपका ये एक्सटर्नल पिन्ना से होते हुए आपका ईयर ड्रम कान का पर्दा से होते हुए मेलियस इनकस स्टेपिस से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, आपका इनर में पहुंच जाएगा, इनर ईयर, जहां पर आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर होना है। आउटर से ये आपका इनर में जाने का काम करता है, तो बीच में आपका मिडिल ईयर इसको कन्वे करने का काम करता है। तो ये आपका साउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? आउटर ईयर ये वाला रिसीव करेगा साउंड को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम से साउंड वाइब्रेट होगा, देन साउंड जो होता है ये आपका इनर ईयर में पहुंचेगा, जहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द ब्लड ग्रुप नोन एज द ABO सिस्टम इज द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट प्रोटीन ऑन द ब्लड सेल। तो देखिए ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, ये आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन है इन्हीं के बेस पे डिसाइड होता है। आरबीसी के सरफेस पे यदि एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए होने वाला है, आरबीसी के सरफेस पे यदि बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी होने वाला है, आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी होने वाला है, और आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो फिर ब्लड ग्रुप ओ होने वाला है। तो इस तरीके से आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन है उसके बेस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन एंटीजन के बेस पे होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बुक देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, जीपैट एट योर फिंगर टिप, जरूर आपके पास होना चाहिए बुक जो है। इसमें आपका फुली कलर्ड बुक में आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, जीपैट एग्जाम के हिसाब से डिजाइन किया गया है ये बुक जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which individual can receive any type of the blend and are considered universal recipient। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, तो AB ब्लड ग्रुप वाले को बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, या फिर इसको एक्सेप्टर बोल सकते हैं, जो सबसे ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो O नेगेटिव होता है ये होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, ये जो ब्लड ग्रुप है ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। AB पॉजिटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो A हो B हो AB हो किसी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड को ले सकता है। और फिर बात करें आपका O नेगेटिव का, ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड को डोनेट कर सकता है, लेकिन जब लेने का टाइम आएगा तो सिर्फ O नेगेटिव से ही ब्लड लेगा। दोनों पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, which of the following 3 proteins are known as the plasma protein। तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड की बात चल रहा है, ठीक है। ब्लड आपके 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक सेलुलर पार्ट रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। और यदि इन ब्लड सेल को आप हटा दो, रिमूव कर दो, तो जो बचेगा, जो फ्लूइडिक पोर्शन जो बचता है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि उस प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन का एग्जाम्पल होते हैं। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। ग्लोबुलिन, स्पेशली बात करें गामा ग्लोबुलिन, जो कि एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा। और फाइब्रिनोजन जो होता है वो आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विच पार्ट ऑफ द रेटिना हैज द ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी टू द लाइट। इससे पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि
सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी, ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी पूछ रहा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको होने वाला है फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस आपका रेटिना के एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर सबसे क्लियर इमेज बनता है। यदि सबसे क्लियर इमेज की बात करें तो कहां पर बनने वाला है आपका फोविया सेंट्रलिस। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोविया सेंट्रलिस, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब फोविया सेंट्रलिस रेटिना का एक ऐसा पार्ट है जहां पर सबसे क्लियर इमेज बनता है। Which cell of the retina are responsible for the detecting light in the scotopic low light condition? तो लो लाइट कंडीशन पे हाई लाइट में कौन सा काम करता है रेटिना का? आपको कौन सेल अच्छे से काम करेगा? तभी तो हाई लाइट में आपको, जहां पर लाइट बहुत अच्छा होगा वहां पर रंगीन चीजें आपको अच्छे से दिखाई देता है, और जहां पर लाइट कम हो, लो लाइट हो, वहां पर आपका रॉड सेल काम करना स्टार्ट करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा कि जहां पर लो लाइट हो, जहां पर लाइट कम हो, वहां पर रेटिना का रॉड सेल काम करता है, जिससे आपको चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं ज्यादातर। और कौन सेल जो होता है वो आपका कलर इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जहां पर लाइट अच्छा हो, हाईलाइट एरिया पे आपको कलर वाली चीजें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। तो आपका कौन सेल होगा? क्लियर? तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को बोलते हैं आपका साइनोवियल ज्वाइंट। जैसे ये है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, देखिए पूरा घूम रहा है कि नहीं आपका 360 डिग्री। ये आपका जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये आपके फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के एग्जांपल होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट। क्योंकि जहां पर भी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है तो वहां पर एक फ्लूइड फील होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। और जहां पर साइनोवियल फ्लूइड होगा वहां पर जो ज्वाइंट होगा वो आपको फ्रीली मूवेबल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे हमारा ये एल्बो ज्वाइंट है, ये भी आपको साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है। देखिए मूव कर रहा है कि नहीं मेरा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। ये देखिए, ये क्या है? फ्रीली मूवेबल का एग्जांपल है आपका ग्लाइडनिंग ज्वाइंट, जिसको आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड, तो इसका नाम ही क्या है? साइनोवियल ज्वाइंट। नेक्स्ट, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज इट लेक अप। तो प्लाज्मा और, देखिए सीरम और ब्लड में क्या डिफरेंस है? तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ब्लड से हम क्या निकाल दें? ब्लड से हम लोग आपका ब्लड सेल हटा दें। ब्लड सेल कहने का मतलब है आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये सबको यदि हम रिमूव कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो फ्लूइडिक वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और जब हम आपके ब्लड से निकाल दें क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड से निकाल दें क्लोटिंग फैक्टर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। दोनों चीज को याद रखना। प्लाज्मा आपका फ्लूइडिक पोर्शन होता है ब्लड का, फ्लूइडिक पोर्शन ब्लड का। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझना है। हम ब्लड से यदि ब्लड सेल को रिमूव कर दें तो जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि फ्लूइडिक पोर्शन होता है ब्लड का। और ब्लड से यदि हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दें, स्पेशली हम लोग बात करें फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, ये यदि हम रिमूव कर दें प्लाज्मा से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सीरम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब मैंने प्लाज्मा क्यों लिखा? क्योंकि फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द हाइपोथैलेमस। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा हुआ था कि हाइपोथैलेमस एक लिंक का काम करता है, ये नर्वस सिस्टम और आपका हार्मोनल सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर, क्या ये काम इसका होगा? देखो नाट बोला गया है ना आपसे, तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन हाइपोथैलेमस का नहीं है। तो बिल्कुल ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका है। प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोनल फॉर द पिट्यूटरी, आपका बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। तो सुपर मास्टर ग्लैंड की भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और स्पेशली पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो आपके हार्मोन रिलीज करते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, तो इस पे भी कहीं ना कहीं पर कंट्रोल होता है आपका हाइपोथैलेमस का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मामीटर ऑफ द बॉडी बोला जाता है हाइपोथैलेमस को, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका रिलेइंग विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये एक्चुअली में जो फंक्शन होता है ये आपका थैलेमस का फंक्शन होता है, जो रिले करना विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये फंक्शन जो होता है वो आपका थैलेमस का होता है, ना कि हाइपोथैलेमस।
तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला। क्लियर कि थैलेमस का काम होता है विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को, नॉट द हाइपोथैलेमस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज क्या बोलते हैं? लेट स्टेज क्रोनिक लिवर डिजीज को बोला जाता है लिवर सिरोसिस। इसी को क्या बोलते हैं? लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इसका कॉमन कॉज क्या हो सकता है? अल्कोहल एज्यूम, लंबे टाइम तक कोई ड्रिंक कर रहा होगा, हेपाटाइटिस, वायरस की इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है लिवर सिरोसिस का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी इन द डिजीज। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिजीज की बात कर रहा है, तो डिजीज का कॉज हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। ये सारी चीज आप किसमें करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आपको यही सारी चीजों को कवर करना पड़ता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पैथोफिजियोलॉजी से इसमें से कौन सा चीज कवर नहीं होता है, तो थेराप्यूटिक्स ट्रीटमेंट को हम लोग आपका स्पेशली ये जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग आपका फार्माकोलॉजी में देखें। ये जो पोर्शन होता है थेराप्यूटिक्स ट्रीटमेंट, ये आपका फार्माकोलॉजी का पार्ट होता है। बाकी किसी भी डिजीज को कॉज को जानना, इसमें कौन सा पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व होता है, क्या क्या सेल लेवल पे मॉर्फोलॉजी चेंजेस होते हैं, ये सब हम देखते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी में। और ट्रीटमेंट का जो होता है, स्पेसिफिक ड्रग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस मतलब कैसे डिजीज डेवलप हो रहा है, ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू लेवल पे क्या चेंजेस नजर आ रहा है, और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है टिश्यू लेवल पे, तो ये सब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी का ही मतलब होता है टू स्टडी अबाउट द डिजीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल डेथ? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बोला जाता है आपका एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो नेचुरल सेल डेथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, और एक होता है आपका नेक्रोसिस। तो जब एक्सीडेंटली कभी सेल डैमेज हो जाते हैं किसी वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यदि एक्सीडेंटली सेल डैमेज होता है इसको बोलते हैं नेक्रोसिस, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर नेचुरल सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर सेल डेथ की बात कर रहा है तो आपका करेक्ट आंसर एपोप्टोसिस होगा आपका। क्लियर हो गया? एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। नॉर्मल सेल जो इस दुनिया में आया है एक दिन जरूर जाएगा, तो वैसी सेल के साथ भी होता है। जो न्यू सेल है वो आगे चल के ओल्ड सेल बनेंगे, और ओल्ड सेल टाइम के बाद आपका एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? स्टम का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई ना हो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस्चीमिया बोला जाता है। तो इस्चीमिया के कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलता है? तो इस्चेमिक कंडीशन में डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पंप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोडियम पंप की यदि एक्टिविटी डिक्रीज होगा तो इस्चेमिया की कंडीशन अराइज हो सकता है। इंक्रीज द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक, ठीक है, क्या होता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड की वजह से मसल में फटीगनेस आता है, तो इस्चेमिक की कंडीशन तो राइज होंगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, ठीक है, प्रोटीन का, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यदि राइबोसोम की एक्टिविटी में कहीं पर अफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो जिसके वजह से इस्चेमिक कंडीशन अराइज हो सकता है। तो इसका सी का करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, ये आपका एक्सेप्ट में आएगा। बाकी तीन चीजों से इस्चेमिया की कंडीशन अराइज हो सकता है। क्लियर? देखिए सोडियम पंप की एक्टिविटी डिक्रीज होने से भी सेल में स्वेलिंग होने का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम होगा न्यूक्लियर क्लम्पिंग का। और राइबोसोम यदि कम बनेगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा, राइबोसोम का डिटेचमेंट होने की वजह से। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस लीड टू। कैल्शियम का होम्योस्टेसिस यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर न्यूक्लियर डैमेज होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। तो आपका ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यदि कैल्शियम होम्योस्टेसिस लॉस होगा तो कहीं ना कहीं पर एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन डाउन होगा, न्यूक्लियर सेल का जो न्यूक्लियस है ये डैमेज होना स्टार्ट होगा, और मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट,
और कैल्शियम का यदि हम लोग बात करें, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कौन सा हार्मोन्स करेगा, तो पैराथायराइड्स हार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स हैं, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, आपका थायराइड्स ग्लैंड से रिलीज होगा आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, और पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं आपके पैराथायराइड्स हार्मोन। ये दोनों कैल्शियम की लेवल को ब्लड में रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये बात को भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी ऑफ मसल मतलब बल्कनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज का इंक्रीज होना को बोलते हैं हाइपरट्रॉपी। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, यदि किसी सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉपी। जैसे मैं बोलूं कार्डियक हाइपरट्रॉपी, इसका मतलब हार्ट का साइज इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉपी। तो हाइपरट्रॉपी का मतलब ही होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वैसी मसल हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है मसल का साइज इंक्रीज होना। हम जिम जाते हैं तो डोले सोले बनता है कि नहीं आपका, हाँ, तो क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉपी हो रहा है, मतलब मसल का साइज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, विच इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो वाल्व से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हार्ट का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हमारा हार्ट है, तो ये आपका हार्ट का राइट साइड, ये आपका हार्ट का राइट साइड, ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड। तो राइट साइड की बात चल रहा है, ये आपका ऑरिकल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इनके बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट साइड में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व हार्ट के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व हार्ट के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। यदि लेफ्ट की बात करता, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, तो बाइकस्पिड वाल्व, या इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। और वाल्व का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं या प्रिवेंट करने का काम करते हैं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन स्ट्रेस रिमूव इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। यदि किसी स्ट्रेस की वजह से सेल में इंजरी है और स्ट्रेस को यदि वहां से हम रिमूव कर दें तो फिर से वहां पर सेल में रिपेयर और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेस की वजह से सेल डैमेज हो रहा था और यदि स्ट्रेस को हम रिमूव कर दें तो फिर से चीजें नॉर्मल और रिपेयर और हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिवर्सिबल के केस में, और इरिवर्सिबल के केस में सेल डैमेज। विच ऑफ दिस प्रोसेस इज नॉट वन ऑफ द सेलुलर इवेंट इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। तो इन्फ्लामेशन प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आपका रोलिंग का प्रोसेस होता है, ये भी सही है, मार्जिनेशन का भी प्रोसेस होता है, और डाईपेडेसिस का भी प्रोसेस इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है। तो सिलेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सिलेक्शन ऐसा कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। जैसे यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट की बात करें तो सेलुलर इवेंट में सेल लेवल पे क्या चीजें होती हैं, तो न्यूट्रोफिल जो कि आपका व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, इसका लेवल आपका इंक्रीज होगा, इनफ्लक्स होगा इन वेसल्स में, ब्लड वेसल में। इसके वजह से मार्जिनेशन, रोलिंग और एडहेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, और फाइनली आपका कीमोटैक्सिस का भी प्रोसेस देखने को मिलेगा। और वेस्कुलर लेवल पे बात करें तो आपका वेन्युलर चेंजेस और आर्टिकुलर चेंजेस, मतलब ब्लड वेसल में भी चेंजेस देखने को मिलता है, और फाइनली स्वेलिंग और रेडनेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेट ऑफ द टिश्यू एज अ साइन ऑफ। तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में आपका टी लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया, वायरस जिसके वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये आपका इम्यून सेल का पार्ट होता है। टी सेल हो गया जिसको टी सेल, बी सेल, ये हमारे इम्यून सेल होते हैं, और इम्यून सेल क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करें तो उनको किल करने का भी काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यदि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेट हो रहा है टिश्यू में, इसका मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन अराइज है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ईसीजी में बात चल रही है यहाँ पर।
इन ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखिएगा, ग्राफ नहीं बोलना है, ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हार्ट की एक्टिविटी अपने को पता चलता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया इज इंडिकेट बाय, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन का प्रोसेस कौन बताता है, पी वेव, इसका करेक्ट आंसर पी वेव आने वाला है। ये आपका ईसीजी ग्राफ है, पी क्यू आर एस टी, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पी वेव है ये बेसिकली इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम, आर्ट्रियम के डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है पी वेव। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करेगा, तब आपको आंसर करना रहेगा, ये जो होता है क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ये आपका डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये आपके हार्ट के डीपोलराइजेशन को बताएगा, स्पेशली वेंट्रिकल वाले पोर्शन का। और टी वेव क्या बताता है, टी वेव बताता है आपका रीपोलराइजेशन, टी वेव बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट का ये हो गया आर्ट्रियम, और लोअर चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो पी वेव है ये क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम। जो हमारा क्यू आर कॉम्प्लेक्स है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है, और टी वेव बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये सब पॉइंट्स को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपके लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपको मैच करना है, डिजीज है और उसका टेस्ट है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। सबसे पहले बात करें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई किया जाता है आपका नियासिन टेस्ट, या फिर इसके लिए मोन्टेस टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मोन्टेस टेस्ट, नियासिन टेस्ट, ये टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइफाइड का, टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आपका विडाल टेस्ट होता है, याद रखिएगा। लेप्रोसी के लिए लेप्रामिन टेस्ट होता है, और सिफिलिस जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसके लिए खान टेस्ट होता है, VDRL टेस्ट होता है, और वासरमैन टेस्ट होता है। तीनों इंपॉर्टेंट होता है, VDRL टेस्ट होता है, वासरमैन टेस्ट होता है, और खान टेस्ट होता है सिफिलिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और एक और पॉइंट याद रख लेना, HIV एड्स का आपसे पूछा जाता है तो इलीजा टेस्ट आपको याद रखना है, इलीजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, और आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक यूज किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यूज किया जाता है HIV एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, HIV वायरस को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप देखिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट फॉर HIV, रिवर्स इम्यूनोब्लास्ट, ऐसे PCR, ये सारे टेस्ट आपका होता है। इलीजा टेस्ट ये सब HIV एड्स के लिए होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोबियल एसे से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड माइक्रोबियल एसे में एक साइड आपका ये सब आपका एंटीबायोटिक है, और इसके टेस्ट ऑर्गेनिज्म को आपको यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए, एमिकासिन जो आपका एंटीबायोटिक है, इसका टेस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में क्या आएगा, आपका स्टेफाइड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार आप इनको देख लेना। द प्रीडोमिनेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि
एंटीबॉडी, स्पेशली हम बात करें आपका आईजीई एंटीबॉडी की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए फॉर, ए से याद रखना, ए से एनाफाइलेक्टिक या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो स्पेशली टाइप 1 की वजह से होगा। क्लियर? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि स्पेशली आईजीई का स्टिमुलेट होने की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द हेपाटाइटिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो हेपाटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर या फिर लिवर का इन्फेक्शन होता है। तो स्पेशली हम लोग बात करें, आपका जो हेपाटाइटिस ए है ये ब्लड या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी सारी चीजें जो होती हैं बी सी डी ई, ये सब हेपाटाइटिस के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में ये सारी चीज स्प्रेड होने का चांसेस होता है। बट यदि हम लोग बात करें हेपाटाइटिस ए का, तो यहाँ पर ब्लड एंड सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होने का, ट्रांसफर होने का खतरा नहीं है। राइट? विच मेडिकेशन इज कॉमनली गिव्ड टू ट्रीट द लेप्रोसी। लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? आपका डेप्सोन यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेक्सोन। और एक क्लोफाजिमिन करके भी एक डाई यूज किया जाता है। दोनों पॉइंट्स को याद रखना। डेप्सोन ड्रग ऑफ चॉइस। और भी आपके ड्रग्स होते हैं, बट प्राइमरी तौर पे हम लोग आपका डेप्सोन यूज करते हैं। बाकी आपका क्लोफाजिमिन एक डाई भी यूज करता है और रिफाम्पिसिन को भी यूज किया जाता है, जो कि आपका एंटी टीबी ड्रग भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम डज नॉट, ठीक है, डोंट कॉज मलेरिया। तो मलेरिया आपका प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पर आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, ये सब कॉजेटिव एजेंट होते हैं मलेरिया के लिए। बाकी प्लाज्मोडियम पाइपर ये नहीं होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी वाइवेक्स, फैल्सिफेरम और मलेरी की वजह से क्या होता है? मलेरिया देखने को मिलता है, जो कि आपका एक पैरासाइटिक डिजीज है। प्लाज्मोडियम इसका कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट और भी देख लीजिए, इसमें एक तो वाइवेक्स होता है, ओवेल भी होता है। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ट्यूमर डेवलपमेंट। तो ट्यूमर डेवलपमेंट का प्रोसेस को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत को क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन हो। इनिशिएशन के बाद चीजें क्या होती हैं? आपका उस चीजों का प्रमोशन होता है, देन फिर आपका प्रोग्रेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है? मेटास्टेसिस फेज पे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो ये आपका सीक्वेंस होने वाला है। कहां पर लिखा हुआ है ऐसा सीक्वेंस? आपको सी में दिया गया है कि सबसे पहले ट्यूमर डेवलपमेंट में सबसे पहले सेल का, नॉर्मल सेल का इनिशिएशन होगा, देन प्रमोशन, देन प्रोग्रेशन, और लास्ट में मेटास्टेसिस स्टेज में आ जाएगा, मतलब स्प्रेड कंडीशन में आ जाएगा। देखिए, नॉर्मल सेल से इनिशिएशन, देन प्रमोशन, फिर प्रोग्रेशन, मतलब सेल्स बनना होगा, एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होगा, और लास्ट में मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा, मतलब स्प्रेड सिचुएशन में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, सिरोसिस इज द लिवर डिजीज। सिरोसिस क्या होता है? एक लिवर डिजीज होता है। इट डिस्क्राइब बाय द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिवर। दिस इज द मेनली डायग्नोस्ड बाय, तो लिवर बायोप्सी के थ्रू अपने को लिवर के सिरोसिस का प्रॉब्लम का पता चलता है। ठीक है, तो लिवर बायोप्सी से चीजों को पता चलता है। इसका ये डायग्नोसिस प्रोसेस है लिवर में सिरोसिस को पता करने का। राइट? द प्रेजेंस ऑफ द डिल्यूजन, क्या पूछ रहा है? द प्रेजेंस ऑफ द डिल्यूजन इज अ फीचर ऑफ, ठीक है, डिल्यूजन किसमें होता है? जो साइकेट्रिक डिप्रेशन होता है, इसमें डिल्यूजन का साइन देखने को मिलता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिल्यूजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में यदि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है तो इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये सारी चीज जो होती हैं ये आपके रिस्क फैक्टर होते हैं, और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। यदि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा बॉडी में तो एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस कम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि एचडीएल को क्या बोला जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ही गुड कोलेस्ट्रॉल है, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब का तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से,
बट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए लेना पड़ेगा अपने को। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और दी एचडीएल का लेवल हाई है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांसेस कम होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड द लंग्स, लंग्स के तरफ यदि ब्लड जा रहा है तो उसको इसके वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, क्योंकि लंग्स को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी। जैसे हार्ट को कार्डियक बोलते हैं वैसे लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में कंजेशन होना स्टार्ट होगा यदि हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है ये यदि अफेक्ट होगा तो ब्लड का बैक फ्लो कहां पर हो जाएगा, पल्मोनरी मतलब लंग्स में हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं, व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन अराइज होते हैं। और यदि बात करें ब्लड वेसल पे और आर्टरी पे बात करें तो डायलेशन ऑफ द आर्टरियोल्स इसका इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लेमेशन कंडीशन। तो यहाँ तक का आपका हमने आज पैथोफिजियोलॉजी और एचएपी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। साथ ही हमने आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जीपीएड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन सारी चीज़ों को विद प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको भी जुड़े रहना है जीडीसी के साथ है, जीडीसी के साथ आपको जुड़े रहना है और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।